वीडियोस ऑन कर लें, साउंड म्यूट कर दें और वीडियो ऑन कर लें। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी जो भी स्क्रीन पे हैं, और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज के इस विशेष कार्यक्रम को दिया। हमारे साथ हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि जो हैं, मुख्य वक्ता हैं आज के, श्री रमाकांत परीख जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार सर, स्वागत। और हमारे तीसरे अतिथि सर्पमित्र डॉक्टर आशीष जी भी जुड़ रहे हैं। हमारा अनुरोध है आशीष जी आप अपना वीडियो ऑन कर लें। बहुत ही हमारी प्रिय और बहुत ही हमारी अच्छी मार्गदर्शक वो भी जुड़ी हुई है, मैं परिचय उनका भी कराऊंगी। मुझे दिख रहा है। आशीष जी आप अपना वीडियो ऑन करें। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आगे धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथीगण धीरे धीरे हमसे जुड़ रहे हैं। चलिए तब तक हम अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। और सभी को, आप सभी को मेरी तरफ से, मैं ऋचा राय और मेरी तरफ से आप सभी को आज के बहुत ही पुनीत पावन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। आपको भी बहुत बहुत आभार। और आज के इस पुनीत दिवस को हम अभी मैं बहुत सकारात्मक हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात आ रही है मेरे दिमाग में, तो उस बात को रखते हुए मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ अपनी बात। कि अभी थोड़ी देर ही पहले मुझे एक संदेश मिला और उसके माध्यम से ये बात आई कि क्या इस तरह के कार्यक्रम फलीभूत होते हैं। तो इस प्रश्न को मैंने सेशन के सर्वप्रथम इस सेशन के समक्ष रख दिया, इस मंच पे रख दिया, आप सबके समक्ष रख दिया कि वास्तव में ये बात सोचनीय है कि क्या इस प्रकार के कार्यक्रम फलीभूत होते हैं। लेकिन इसके उत्तर की मंथना हम अंत में करेंगे। और इस प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। एक हमारे ही बहुत ही अजीज का ये प्रश्न था और वो भी शायद हमसे जुड़े हैं और उन तक भी ये भावना जाएगी, ये सूचना जाएगी कि क्या ये मंच, इस तरह की बातें, क्या ये वार्तालाप, क्या ये इस प्रकार के कार्यक्रम फलीभूत होते हैं या नहीं। विषय वस्तु पर आते हैं। और आज का जो ये सत्र है हमने पूर्णतः प्रकृति को दे रखा है। और आज के इस सत्र का जो नाम है, इस वेबिनार का जो नाम है, वो भी है पंच तत्व संरक्षण। मुझे पता है कि सभी को लगभग ये आभास होगा कि पंच तत्व क्या है। हमारी ये वेबिनार 4 तक सीमित नहीं है। आप सभी अपनी बातें हमें चैट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। पंच तत्व ही इस प्रकृति का सर्वोत्तम गुण है और हम जो भी संरक्षण करते हैं पर्यावरण की, मुझे लगता है कि सब कुछ पंच तत्व संरक्षण के अंतर्गत ही आता है। तो जिस प्रकार से आज की ये वेबिनार है, ये किसी एक वृक्ष तक नहीं है, ये धरती तक नहीं है, ये आकाश तक नहीं है, ये वायु तक नहीं है, ये अग्नि तक नहीं है, ये संपूर्ण पंच तत्व के संरक्षण की बात वो अपने अंदर निहित किए हुए है। तो हम इस विषय वस्तु के ऊपर आज अपने बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही योग्य, बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व धारण करने वाले हमारे साथ जो हमारे अतिथिगण हैं, उनके माध्यम से हम इस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे और उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करेंगे, सीखेंगे कुछ कि हाँ कैसे भविष्य में हम उनके मार्गदर्शन पर चलकर और कुछ बेहतर, कुछ विशिष्ट कर पाए और अपने जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्व को समझ सके, उसका बोध ले सके। तो सर्वप्रथम मैं परिचय कराना चाहती हूँ। हमारे साथ श्री रमाकांत परीख जी हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। सर आपका ऑडियो ऑन कर लें। ऑडियो, स्वागत है आपका। श्री रमाकांत परीख जी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं और गो सेवा प्रतिनिधि भी हैं। समाज सेवा और पर्यावरण में इनकी विशेष रुचि है। एक बहुत शानदार पर्यावरणविद के रूप में ये कार्य करते हैं महाराष्ट्र, मुंबई के क्षेत्रों में। तो उधर दक्षिण भारत से हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, अपने बहुत ही सुंदर ज्ञान को हम सबके साथ साझा करने हेतु श्री रमाकांत परीख जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दूसरे हमारे बहुत ही
अच्छे अतिथि जो हैं, बहुत ही ज्ञान ज्ञान जिनके पास बहुत विशिष्ट ज्ञान है, क्योंकि वो एक शिक्षक भी हैं और उसके माध्यम से बहुत सारे छात्रों को वो हमेशा अपना वो अद्भुत ज्ञान, अनमोल ज्ञान, अमूल्य ज्ञान प्रेषित करते रहते हैं। वो हमारे बीच में है गाजीपुर से डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, गाजीपुर यूपी। और ये है एक्सपर्ट मेंबर स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के, और साथ में ये मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कमेटी के। तो बहुत कुछ, और इसके साथ भी और बहुत कुछ है जुड़ा इनके साथ। तो आपके जो ये अद्भुत कार्य हैं, इनसे इनकी वजह से आपके व्यक्तित्व में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, उसका अमृत आज हम भी ग्रहण करना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारे साथ एक और हमारे अतिथि हैं, इनका नाम भी विशेष है, सर्प मित्र, जो कि कुछ भिन्न सा प्रतीत हो रहा होगा आप सभी को। तो ये डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी हैं, जो नमस्कार, बहुत हार्दिक स्वागत है आपका आशीष जी। ये वन्य जीव विशेषज्ञ हैं, अध्यक्ष हैं IAZ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोलॉजिस्ट के, और मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया के कोऑर्डिनेटर यूपी भी है। तो आपके भी इस विशेष और विशिष्ट ज्ञान से हम कुछ अपना भी कल्याण कर पाएंगे और अपने समाज को आपके माध्यम से कुछ सीख कर दे पाएंगे। इस विचार के साथ, इस सोच के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सत्र, इस कार्यक्रम के रूपरेखा के विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम अपने विशेषज्ञों से कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, उनके अनुभवों को हम साझा करेंगे आपसे, और उसके बाद फिर हमारी एक प्रतियोगिता हुई थी, समारंभा फाउंडेशन के माध्यम से एक प्रतियोगिता हुई थी। उस प्रतियोगिता में उसकी ये रूपरेखा थी कि उसमें एक पौधे के साथ, कहीं कोई वृक्षारोपण नहीं करना था, अपने घर में स्थित एक पौधे के साथ एक चित्र साझा करना था, जिसमें उस पौधे के नाम के साथ आपको उसको, जैसे आप घर में अपने बच्चों को एक प्यारा सा नाम देते हैं, निक नेम कहते हैं जिसे अंग्रेजी में हम, उस तरह का एक नाम अपने घर के किसी पौधे को देना था। उससे उसे बालक जैसे अपने पास रखना था और उसके साथ चित्र लेकर और हमसे साझा करना था। आपकी कुछ भावनाएं उससे हमारे तक आई, कुछ नहीं, बहुत सारी भावनाएं आई, जिसमें हमने कुछ चुनिंदा भावनाओं को अपने वेबसाइट के माध्यम से साझा भी किया है, और आज उसकी घोषणा भी होगी कि उसमें विशिष्ट किसकी भावना हमारे जो जज थे उनके हृदय को छू गई। इस घोषणा को भी हम इसी मध्य में करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी के लिए है कि इस विचार गोष्ठी के बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में हमें मैसेज करें, और हम उस प्रश्न को अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे, आपके माध्यम से रखवाएंगे, और उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सर्वप्रथम मैं आती हूँ डॉक्टर रमाकांत परीख सर के पास, और आपके माध्यम से सर नमस्कार, पुनः नमस्कार। आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, और इस मंच के माध्यम से अन्य देश के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाना चाहती हूँ इस बात को कि पर्यावरण के विषय में बहुत सारी जागरूकताएं कार्यक्रमों के माध्यम से और तमाम जो भी है, कभी विद्यालयों में, कभी पोस्टर प्रतियोगिता, कभी कुछ इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि युवाओं में या हमारे जनमानस में उस उत्तरदायित्व का बोध आ गया है, या आ रहा है, या पुष्पित हो रहा है, या पल्लवित हो रहा है, या अभी बहुत कुछ बाकी है, या सही रास्ते पर हम हैं ही नहीं? क्या कुछ ऐसा है कि पर्यावरण की ये जो कार्यक्रम होते हैं, या विश्व पर्यावरण दिवस ही जैसे आज हम मना रहे हैं, तो क्या इस कार्यक्रम का कोई औचित्य हो रहा है? हमारे बच्चे, हमारे युवा उस भावना को से ग्रसित हो पा रहे हैं, जिस भावना को उन्हें जीना चाहिए, क्या उससे ओतप्रोत हो पा रहे हैं? क्या स्थिति है सर? ये आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें यहाँ आपके वेबिनार में बुलाने के लिए। सर स्वागत। ये जो प्रश्न है साधारण प्रश्न है, बट इसकी गंभीरता हम इससे ही मालूम कर सकते हैं जब हम पीछे जाते हैं या हमारी संस्कृति में देखते हैं। हमारी हर गोष्ठी के बाद में हम शांति पाठ करते हैं। जी सर। आपको मालूम है हम क्या कहते हैं? ये अथर्ववेद के 36वें मंडल के 17वें श्लोक से लिए श्लोक है।
जी जी घो ओम घो शांति अंतरिक्ष शांति, शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति औषध, शांति। ये पूरा जो इसका जो मर्म है, ये हम शांति हर चीज के लिए शांति करते हैं। जी सर। चाहे वो पवन हो, चाहे औषधि हो, वनस्पति हो, वन हो, राष्ट्र के लिए हो, चाहे नगर के लिए हो, चाहे ग्राम के लिए हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आदि अनादि है। प्रकृति का संरक्षण हमारे संस्कारों में निहित है। हम भूल गए हैं। कुछ हम करते आए हैं और कुछ कर रहे हैं। इसकी रूपरेखा कैसे हमसे जुड़ी हुई है, मैं आपको समझाता हूं। परमात्मा और प्रकृति और जीवात्मा, ये तीनों समष्टि काल से इस धरा पर है। जब से ये धरा है, जब से ये दुनिया बनी है, तब से है ये। परमात्मा जो है ये हमेशा इस सृष्टि का रचयिता है, जो है ये हमेशा आनंद स्वरूप है, जिसके हम सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं। जी। प्रकृति जो है निरंतर ये बदलती रहती है, और जीव आत्मा जो है ये हमेशा आनंद की तलाश में रहती है। इसमें सत भी है, चित भी है, बट आनंद नहीं है। तो ये आनंद की तलाश करती रहती है। जब ये हाँ, आनंद नहीं है इसमें। ये इसमें कभी कभी इसको आनंद मिलता है, और कुछ कुछ चीजों में इसको आनंद मिलता है। ये हमेशा के लिए आनंद में नहीं रहती है। परमात्मा जो रहता है ये हमेशा आनंद स्वरूप रहता है। आप उसको नमन करो चाहे मत करो, वो हमेशा आनंद स्वरूप रहेगा। उसमें सत भी है, चित भी है, और आनंद भी है। तो ये इसमें ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। हालांकि प्रकृति में कुछ देने की शक्ति नहीं है, लेकिन वो निरंतर बदलती रहती है अपना स्वरूप। आप जैसा कर्म करोगे वैसे प्रकृति बदलेगी जी। सो हम प्रकृति से भिन्न नहीं हो सकते। ठीक है, हम जैसे पिछले सालों में कुछ 100 साल, 300 साल, 400 साल पहले जब जाएंगे, तो हमारा पूरा जो सामाजिक ढांचा था ये प्रकृति स्वरूपा था। जी। तो हम वी वर द क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। 17वीं सदी तक तो हम, मतलब इसका मतलब हम प्रकृति का दोहन कम करते थे, तभी भी हम समृद्ध थे। आज जैसे जैसे हमने प्रकृति का दोहन करना चालू रखा है, मतलब ये मतलब दोहन तो सर चरम सीमा पर है। नहीं, चरम पर नहीं है। ये हम जितना करते हैं ना, बहुत कम कर रहे हैं। ये आप जो हमसे समृद्ध देश है वो ज्यादा करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई है, इसलिए कम हो रहा है दोहन यहाँ पे। वो दोहन करते हैं, दिखाते नहीं है, और कहीं और उसका डंपिंग कर देते हैं, तो दिखता नहीं है वो। लेकिन हमारे यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। परसेंटेज वाइज कम है वो, प्रतिशत में जब देखेंगे ना तो वो कम है। अभी जो हमारे गुरु बनते हैं, हमको शिक्षा देते हैं पर्यावरण की, वो खुद तो पहले सुधर जाए। अच्छा, अब इंसानों में अब हम एक दूसरी चीज देखते हैं। हमारे यहाँ जो ईशावास्यमिदं सर्वम जो हम प्रार्थना करते हैं, ईशोपनिषद से में जो कहा गया है, ये शुल्क यजुर्वेद का जो पहला ही सूत्र है ये जी। इसमें इतना ही का उसका मर्म ये है कि आप प्रकृति से उतना ही लीजिए जितना आपकी जरूरत है। अगर प्रकृति से आप ज्यादा लोगे तो तकलीफ तो होगी प्रकृति को। जब प्रकृति को तकलीफ होगी तो अर्थक्वेक भी आएंगे जी। दुनिया भर की समस्याएं आएंगी, तूफान आएंगे, और क्या क्या होगा वो तो हमने देखा भी नहीं है, हमारे जीवन काल में देखा नहीं। आज जो ये कोरोना काल है, और जिस वजह यही कारण है कि हम वेबिनार के रूप में आपसे और सबसे मुखातिब हो रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति ही का ही रोल, उनका ही कोप है जो आज ये कोरोना का ये भीषण आतंक संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। तो ये कोरोना का ही कोप जो है, ये कोरोना का कोप जो है, नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रकृति का कोप है। तो क्या आप मानते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण या पर्यावरण का जो है उसके प्रति हमारा जो भावनाएं हैं, उनमें बदलाव लाकर, उनमें परिवर्तन लाकर, क्या हम इस प्रकार की कठिनाइयों से बच सकते हैं? नहीं, जागरूकता की जरूरत है।
जितने भी हमारे जो एनजीओज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारत सरकार जो कार्य कर रही है, स्वच्छ भारत मिशन है, हर घर नल का जो है, नमामि गंगे है, हम क्यों नहीं उनसे जुड़ सकते? अपने दूर रहकर भी जैसे सोलर, राष्ट्रीय सोलर मिशन है, हम क्यों नहीं उससे जुड़ सकते हैं? हम एक समाज के रूप से उससे जुड़ सकते हैं, हम एक इंडिविजुअल के रूप से उससे जुड़ सकते हैं। हम फर्स्ट यूज प्लास्टिक को मतलब सरकार अगर उसको बैन नहीं करती है तो हम खुद तो कर सकते हैं। जी। हम कपड़े का थैला यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमको ना बड़ा बनाती है। अभी हमारे जो यूथ हैं, आप देखिए, एक हमारे महाशय हैं जिन्होंने साबूदाने की से थैली बना दी है, जो हम 5 माइक्रोन वाली जो थैली यूज करते हैं, वो उन्होंने साबूदाने से बना दी है, जो डिग्रेड हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे हमारे यहाँ मतलब ये अंत नहीं है, जागरूकता की जरूरत है और इसमें और भी तेजी लाने की जरूरत है। जी। चलिए, तो सर हम अब आते हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सर जी के पास। और जैसा कि अभी आदरणीय रमाकांत जी के माध्यम से हमें जो भावनाएं मिली, क्या आप इस बात पर हम विमर्श कर सकते हैं? क्या आपसे हम कुछ इस बात पर प्राप्त कर सकते हैं? हेलो, मेरा एक क्वेश्चन था रमाकांत जी से। हाँ जी। मैं मीनाक्षी जी, मैं प्रश्न सत्र में आपकी बात जरूर रखूंगी। नहीं, बस क्योंकि ये अभी जस्ट बात किए हैं, तो जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हर घर नल तो हो सकता है, लेकिन जैसे गर्मियों में नल में पानी भाग जाता है, उसका क्या उपाय होगा? फिर नल तो आप लगा देंगे, इवन हमारे गांव में भी किसी नल में पानी नहीं आता गर्मी में, और उसके बाद वो लोग उसको और नीचे से लगवा देते हैं। तो नल से पहले तो जरूरी है ना कि जो आपकी पेड़ हैं, तालाब हैं, पोखरे हैं, कुएं हैं, उनका संरक्षण किया जाए। नहीं, ये एक परिकल्पना है। देखिए, अभी तक हमारे देश में शुद्ध पीने का जल का प्रबंधन भी नहीं हुआ है। आपको पता है, मतलब हमने 70 साल के अंदर हमारी समाज को, हमारी क्या बोलते हैं, जनसंख्या को शुद्ध पीने का पानी भी नहीं दिया है। आप सोचिए, अगर शुद्ध पीने का पानी सबको मिल जाए, आप सोचिए ये नहीं होगा। एक बार सोचिए, ये नहीं होगा, लेकिन किसी ने कल्पना की है कि मैं हर घर शुद्ध नल पानी पहुंचा सकता हूँ। अगर ये हम कर सकते हैं तो ये जब परिकल्पना हो सकती है तो इसका क्रियान्वयन भी हो सकता है। निश्चित रूप से। तो हम सोचें, जैसे आपने प्रश्न शुरुआत में किया था कि ये गोष्ठियां करने में, ये पर्यावरण का विषय से मतलब चर्चा करने में क्या फायदा है? इसका क्या औचित्य, आज के समाज में क्या औचित्य है इसका? जब हम चर्चा ही नहीं करेंगे तो ये क्रियान्वयन कैसे होगा? जी। बात आएगी तो बात आगे बढ़ेगी ना। जब बात ही नहीं आएगी, बात ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपकी परिकल्पना में आप ये भाव लाइए कि मैं शुद्ध पानी पी रहा हूँ। तो शुद्ध पानी पीने से क्या क्या फायदे हैं आप देखिए, कि मेरे को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी सारी बीमारियां जो हैं ये पानी से रिलेटेड है, प्रदूषण से रिलेटेड है, प्रदूषित पानी से रिलेटेड है। आप सभी पानी खत्म कर दीजिए, शुद्ध पानी, स्वच्छ जल पहुंचा दीजिए आप घर घर, बहुत सारी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी। देखिए मीनाक्षी जी, मैं भी इस बात में ये बात जोड़ना चाहती हूँ कि यहाँ जो हम लोग सभी बैठे हुए हैं, ये सब एक आम जनमानस के रूप में है। हम सभी समाज से कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं। तो ये सबकी मनोभावना है, और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये तो बात की बात है। लेकिन हाँ, हमारी विचारधारा कैसी है, हमारी मानसिक व्यवस्था कैसी है, हम किस प्रकार की सोच रखते हैं, और हम क्या उस संदर्भ में सकारात्मक सोच रखते हैं कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसी सारी भावनाओं पर चर्चा हम मात्र कर सकते हैं और मानसिक रूप से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आगे ये सारी चीजें, ये नल में पानी पहुंचना, और ये एक बहुत लंबी, मुझे लगता है कि बहुत जटिल प्रक्रिया है, और हम सब तो सोच के माध्यम से एक दूसरे को जागरूक कर सकते हैं कि हाँ, हम सकारात्मक सोचे तो जरूर हम ऐसे विचार तक, ऐसी व्यवस्था तक भी पहुंच जाएंगे कि हाँ, प्रत्येक घर में शुद्ध वायु, शुद्ध जल और एक बहुत पुनीत आकाश और साथ में चलती हुई स्वच्छ हवा के में हम वास करेंगे। और इसी सुंदर कल्पना के साथ आज हम सब इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने एक सुंदर प्रश्न रखा। मैं प्रमोद कुमार सर के पास आना चाहती हूँ और उनसे ये प्रश्न रखना चाहती हूँ कि जैसे कि पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, तो और उसके उपायों की, मीनाक्षी जी का भी प्रश्न उसमें साथ में मैं जोड़ते हुए आपके समक्ष ये बात रखती हूँ कि आम जन
जनमानस क्या कर सकता है? जैसे बहुत सारी बातें होती हैं, आज जैसे तमाम लोग वृक्ष लगा रहे हैं, कई लोग उपहास भी कर रहे हैं कि कोई समय है वृक्ष लगाने का, या ऐसे कटाक्ष भी हो रहा है, नकारात्मक सकारात्मक वातावरण बन रहा है। और ये बात में भी सत्यता है कि आज कई वृक्ष लगेंगे, कल उनको भूल जाएंगे लोग, उसमें पानी तक कोई नहीं डालेगा, और तमाम रिकॉर्ड बनेंगे लेकिन वो कल धराशायी हो जाएंगे। तो ऐसी इस परिप्रेक्ष्य में, समाज की ऐसी व्यवस्था में आप कुछ ऐसा हमें बताएं कि आम जनमानस अपने धर्म को निभाकर पर्यावरण के लिए कुछ कर सके। एक बहुत ही साधारण तरीका बताएं जिससे हम उसमें योगदान कर सकें एक आम जनमानस के रूप में। सर। सबसे पहले तो मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी ये ओजमयी भाषा सुनकर के मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर आप पर्यावरण के प्रति लोगों को संस्था के माध्यम से जागरूक करती होंगी। बहुत बहुत आभार सर। कुछ बातें जो मन में है मैं वहीं से शुरू करूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी सर, स्वागत है आपका। देखिए 1974 से हमने शुरुआत की है इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की। हालांकि ये पास हो गया था 1972 में ही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, और पहले ही सेलिब्रेशन में ये बात कही गई, ओनली वन अर्थ, मतलब हमारे पास एक ही धरती है और अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन संभव है। हालांकि प्रयास हर जगह जारी है, कई जगह प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी भी हम सफल नहीं हुए। जी। सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम समझे इन्वायरमेंट है क्या। इन्वायरमेंट या नेचर काम कैसे करता है। जब तक हम नेचर के फंक्शनिंग को नहीं समझेंगे तब तक हम नेचर को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, ये सारी बातें अधूरी होंगी, बेईमानी होंगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, या अगर हम अपनी प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो इंसान जब धरती पे आया तो वो क्या था? वो अन्य जीवों की तरह हंटर था, गैदरर था, अपनी जरूरत भर की चीजें प्रकृति से लेता था, भविष्य के लिए वो इकट्ठा नहीं करता था। जी। और जब तक वो ऐसा था तब तक इन्वायरमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। जैसे ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, या ये कहें कि तमाम रिवॉल्यूशन हुए, उन रिवॉल्यूशन के जरिए स्थिति ये हो गई कि हमने नेचर को एक्सप्लॉइट करने की कला सीख ली। नेचर को कितना ज्यादा इफिशिएंट तरीके से हम उसका शोषण कर सकते हैं। अभी एक बात आई थी दोहन और शोषण को लेकर के। शोषण और दोहन में मैं ये फर्क समझता हूँ कि गाय को जब हम खिलाते हैं तो धोते हैं, वो दोहन है। लेकिन शोषण, जब आप गाय को बगैर खिलाए डंडा मार करके अगर उससे दूध निकालने की कोशिश करें तो 2 दिन 4 दिन देगी, उससे ज्यादा वो दूध नहीं देगी। ठीक वही चीज है, अगर आप प्रकृति को बगैर कुछ लौटाए आप ये उम्मीद करें कि प्रकृति हमेशा आपको देती रहेगी, तो ऐसा संभव नहीं है। और नेचर को हम कभी भी लिमिटलेस बैंक मान करके चलें, ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। नेचर अनलिमिटेड है, ऐसा जब तक हम मानेंगे तो समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। नेचर की एक लिमिटेड सीमा है, लिमिटेड उसकी कैपेबिलिटी है टू मेंटेन द बैलेंस। जो हम लोग आजकल बार बार इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, तो किसी भी सिस्टम में इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने की इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है। और जब हम पॉल्यूटेंट को बहुत ज्यादा या कोई चीज ज्यादा एक्सप्लॉइट उसको करने लगेंगे तो उसकी सीमा से परे हो जाता है। जैसे अगर आप किसी नदी में थोड़ा सा वेस्ट, जब तक हम सिर्फ फूल डाल रहे थे या थोड़ा बहुत उसमें कुछ अपना वेस्ट डाल रहे थे, तब तक तो नदियां उसको साफ कर ले रही थी। लेकिन अब चूंकि क्वांटम ऑफ वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो उनकी जो रिजिलियंस कैपेबिलिटी है वो उसकी सीमा से बाहर हम निकल गए। इसलिए सारी विश्व की लगभग सारी नदियां प्रदूषित हैं। इसी तरीके नदियां ही नहीं, जितने सिस्टम है, जितने इकोसिस्टम है, सबके साथ हमने बहुत ज्यादती की है, उनका शोषण किया है। सिर्फ दोहन किया होता तो बात समझ में आती है। लेकिन एक बात और है, हम सिर्फ ये कहें कि हम प्रकृति को बचाएंगे भूखों रह करके, तो ये भी संभव नहीं। हमको अपनी जरूरत तो पूरी करनी ही करनी है। जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती आबादी को फीड करने के लिए हम पूरी तरह डिपेंडेंट तो नेचर पे ही है। लगभग सारी जरूरतें हमारी नेचर से ही पूरी होती हैं। और मैंने पहले ही बताया कि ये लिमिटलेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम कैरिंग कैपेसिटी के आसपास पहुंच रहे हैं, या हो सकता है हम पहुंच गए हों, एग्जैक्टली कोई जानता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि हम
हमारी संख्या इतनी अधिक तो जरूर हो गई है कि शायद। जी जी बताएं सर। हाँ हाँ आप बताएं सर। शायद हम उस सीमा को पार कर रहे हैं कि नेचर अब हमको बहुत सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। जी। दूसरी चीज ये है कि अगर हम सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। हम अपनी लालच पूरी करने में लगे हुए हैं जी, चाहे पानी को लेकर के हो, चाहे माइनिंग को लेकर के हो, चाहे फॉरेस्ट को लेकर के हो। हम अगली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ इकोनॉमिक फॉर्म में दे करके जाना चाहते हैं। जी जी। और ऐसा करने के चक्कर में हम नेचर को बहुत इफिशिएंट तरीके से, चूंकि टेक्नोलॉजी बेसिकली करती क्या है, टेक्नोलॉजी तरीका सिखाती है कि कितना ज्यादा इफिशिएंट तरीके से हम शोषण कर ले नेचर का। हालांकि टेक्नोलॉजी ये भी प्रॉमिस करती है कि हम एक बेहतर जीवन देंगे इंसान को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि हमने टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करके हमने नेचर को एक्सप्लॉइट किया, अपनी जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया, और जिसकी वजह से आज ढेर सारी प्रॉब्लम्स, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर तरह के पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, जितनी समस्याएं हैं वो सब सिर्फ हमारी लालच की देन है। जब तक हम अपनी जरूरत तक सीमित थे, जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में जब इंसान पार्ट एंड पार्सल था नेचर का, तब तक कोई समस्या नहीं आई थी। लेकिन आज चूंकि हम अपनी लालच को पूरा करने के चक्कर में यही सवाल उठता है सस्टेनेबिलिटी का। क्या हमारा सिस्टम सस्टेनेबल है? क्या लंबे समय तक ये चीजें चलेंगी? तो सस्टेनेबिलिटी, या हम सही दिशा में जा रहे हैं? अभी आपने ये सवाल पूछा था कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हमारा रास्ता सही है कि नहीं। तो निश्चित तौर पे इतने समय में, या पिछले 100-150 सालों में, जब से टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं दखल होना शुरू हुआ, हमारा मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी हैं, लोगों को अच्छा खाने को भी मिल रहा है। ये अलग बात है कि वो पोल्यूटेड है, कितना उसमें कंटेमिनेशन हो गया है, ये अलग इशू है। लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जीवन बेहतर हुआ है जी। उस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो ये लगता है कि नहीं, हम सस्टेनेबल हैं। लेकिन जब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, नदियां प्रदूषित हैं, सॉइल की स्थिति बहुत खराब है, सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल डिग्रेड कर रही है, शहर जो है कूड़े से पटे हुए हैं, एयर पोल्यूटेड है, बिना मास्क लगाए आप चल नहीं सकते, ये स्थिति है। तो इसका मतलब ये है, और सारा कुछ निर्भर नेचर पे ही है। तो ऐसी स्थिति में ये बात समझ में आती है कि हम सही रास्ते पे नहीं है। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, तो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जरूरी है, और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव है लॉन्ग रन में। हम चूंकि बहुत मायोपिक है, शॉर्ट साइटेडनेस हमारी है, हम कल का सोचते हैं, 10 साल बाद का नहीं सोचते, 50 साल बाद का नहीं सोचते। इसलिए, या ये कहें कि हम शॉर्ट टर्म हमारा गेन के लिए हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए नेचर की आज ये दुर्दशा हो गई है। नेचर की बैलेंस करने की क्षमता से हम आगे जा चुके हैं। तो जरूरत अब इस बात की है कि हम पहले तो नेचर को समझें, हाउ नेचर वर्क्स। मैंने शुरू में ही ये बात कही, नेचर को समझने के लिए नेचर का हिस्सा बनना पड़ेगा, और हम नेचर को गवर्न करने के रास्ते पे हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा नेचर के साथ व्यवहार करते हैं। तो जब तक ये धारणा रहेगी कि हम नेचर को गवर्न करेंगे, हमको इनफैक्ट नेचर के साथ हार्मोनी मेंटेन करना चाहिए, नेचर के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, न कि उस पर गवर्न करने के बारे में सोचना चाहिए कि हम नेचर को बदल देंगे। और जब हमने नेचर को बदलने की कोशिश की है, समय समय पे कुछ नेचुरल कैलामिटीज के रूप में नेचर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेचर को बैलेंस मेंटेन करना है, वो करेगा, चाहे वो डिजास्टर के रूप में हो या किसी कैलामिटी के रूप में, किसी रूप में हो। तो और नेचर की नजर में कोई सर, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं कि ये भी प्रकृति का कोई कोप ही है, ये वो अपने आप को संतुलित कर रही है इस प्रकार की घटनाक्रम से? नहीं, कोविड को लेकर के तो मैं ये बात नहीं कहूंगा, इसलिए कि अभी इस पे तो तमाम लोग बातें कर रहे हैं कि ये एंथ्रोपोजेनिक है, इंसान का बनाया हुआ है, और कुछ इसके लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि ये इंसान का बनाया हुआ, तो इंसान कोई अच्छा काम नहीं करता है। देखिए, प्रकृति जो काम करती है वो उसकी व्यवस्था देती है उसके डिस्पोजल की, और जो इंसान जब कोई चीज बनाता है तो उसकी व्यवस्था नहीं दे पाता है। शायद यही हो रहा है कोविड। बहुत सुंदर बात कही आपने।
बहुत सुंदर। यही बात प्लास्टिक के साथ भी हुई, यही बात प्लास्टिक और पॉलीथीन के साथ भी हुई। इंसान ने पॉलीथीन बनाया और आज तक हमारे पास डिस्पोजल की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई जी। तो इसका मतलब ये है कि अब देखिए, दो तरह के लोग हैं इस धरती पे। एक तो ये हैं जो इको सेंट्रिक है और दूसरे हैं ह्यूमन सेंट्रिक। इको सेंट्रिक का मतलब ये है कि हमको प्रकृति के नियम को मानना चाहिए। प्रकृति अगर रहेगी तभी हम रहेंगे। और सच तो ये है कि इंसान इस धरती पर रहे या न रहे, प्रकृति तो रहेगी। एक इंसान सिर्फ एक स्पीसीज है, वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी, प्रकृति खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंसान को अगर अपने आप को बना के रखना है, बचा के रखना है, तो जरूरत इस बात की है कि वो प्रकृति के नियमों का पालन करे, न कि उसको गवर्न करने की कोशिश करे। निश्चित रूप से सर आपकी बात पूर्ण करें। सर आप बात अपनी पूर्ण करें जी। आप और चूंकि समय की सीमा है इसलिए मैं बहुत ब्रीफ में चीजों को लेकर के कह रहा हूँ। लेकिन ये है कि अब चूंकि इस साल का थीम हमारा इको कंजर्वेशन है या इको सिस्टम को कंजर्व करने की बात है। तो इको सिस्टम के पास मैंने कहा कि हमेशा ये आंतरिक क्षमता होती है कि मेंटेन बैलेंस कर ले, लेकिन अगर आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादती करोगे तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, ऐसा है। और शायद हम वैसा ही कुछ कर रहे हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी जरूरतें तो नो डाउट बहुत बढ़ गई हैं, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। हमको एनर्जी चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको साफ सुथरी हवा चाहिए, हमको एक बेहतर जीवन चाहिए। इसके लिए निर्भर हम प्रकृति पे ही हैं। लेकिन साइंस जो है वो साइंस अच्छे सेंस में भी ली जा सकती है, बुरे सेंस में भी ली जा सकती है। साइंस ने निश्चित तौर पे हमारा बहुत भला किया है, लेकिन अभी इन्वायरमेंट को लेकर के पिछले 10-20 सालों में निश्चित तौर पे हम अवेयर हुए हैं और लोगों में इस तरीके की जागरूकता भी आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी पीढ़ी तो शायद बहुत ज्यादा इसको लेकर के सेंसिटिव नहीं है, लेकिन बच्चे जो नई जनरेशन है उनको ये बात अब समझ में आ गई। हालांकि हम लोग जो 50 के आसपास वाले लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा कमा करके अपने बच्चों को देना चाहते हैं, और उनको दे क्या रहे हैं हम? एक ऐसा एनवायरनमेंट की मास्क लगाए बगैर आप जी नहीं सकते। आपको साफ पानी अगर आरओ नहीं लगाएंगे तो नहीं मिलेगा। आप जो भोजन कर रहे हैं, जो बैगन खा रहे हैं, जो या और सब्जियां खा रहे हैं, जो सीड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कितना टॉक्सिकेंट है, कितना केमिकल है, ये हम नहीं जानते। मैडम, आप एक चीज अगर आप गौर करें, एक जमाना था कि जब आदमी डॉक्टर के यहाँ जाता था तो डॉक्टर ये कहता था कि भाई हो सकता है आपको न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो, कुछ खाने को ना मिला हो, कोई कमी हो, तो वो कुछ विटामिन प्रोटीन दे दिया करता था। उसके बाद फिर उसके बाद एक और बात यह है कि हो सकता है इसको कोई बीमारी हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो वो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देता था। लेकिन आज जब आदमी डॉक्टर के यहाँ जाता है तो डॉक्टर ये भी देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कोई ऐसी चीज खा ली है, ऐसा कोई केमिकल इसकी बॉडी में एक्यूमुलेट कर गया है, टॉक्सिकेंट पहुंच गया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमने स्थिति तो हमने बहुत खराब कर ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हर आदमी को फार्मिंग की तरफ जाना होगा। हर आदमी को अपने आसपास का जो इकोसिस्टम, चाहे उसका बगीचा ही क्यों ना हो, उसका गार्डन ही क्यों ना हो, गार्डन को वाइल्ड बना दीजिए। उसमें सिलेक्टेड 2-4 प्लांट फूल मत लगाइए, उसको वाइल्डनेस प्रोवाइड करिए, वो लगे कि जैसे नेचुरल तरीके से ग्रो कर रहा है। आपके आसपास कोई छोटी नदी है तो समूह बना करके जा करके उसकी आप खुद सफाई करिए, लोगों को जागरूक करिए, अवेयर करिए। जो आपने कहा तमाम तरीके हैं अवेयरनेस के, वो सारे अवेयरनेस के तरीके हमको अपनाने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ ये बात कहकर इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि आज हम लोग ऑक्सीजन चिल्ला रहे हैं। सच्चाई ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस एटमॉस्फेयर में मेंटेन होता है सिर्फ पेड़ नहीं करते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल तो समुद्र का है। समुद्र के अंदर जो एल्गी पाई जाती है, अगर वो नहीं होती तो आज कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती और ऑक्सीजन बहुत कम होती। तो पेड़ हमारे लिए जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जरूरी है। और पेड़ लगाने के लिए हमको बहुत सोच करके लगाना होगा कि कहाँ कौन सा पेड़ हमें लगाना है। ऐसा नहीं कि जहाँ जो मन की आपने यूकेलिप्टस लगा दिया। हर जगह आजकल चितवन लग रहा है, जहाँ देखिए चितवन के हरे हरे पेड़ दिख जाते हैं। वो इतना एलर्जिक है, इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बहुत साइंटिफिक होना है और साइंस का सही दिशा में उपयोग करना है, बहुत अच्छी एनवायरमेंट को लेकर जी। और दूसरी चीज ये है कि साइंस, अब हम बहुत पुराने, निश्चित तौर पे हमको ट्रेडिशनल तो होना ही पड़ेगा, लेकिन साइंस की जो अच्छी चीजें हैं उसको भी साथ लेना पड़ेगा। इसलिए कि आज हमारे पास, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े टावर हैं, बड़े बड़े शहरों में हजारों फैमिली एक साथ एक ही टावर में रह रही है।
उनसे निकला हुआ मल, उनसे निकला हुआ जो वेस्ट है, उसको ट्रीटमेंट हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कर सकते। उसके लिए साइंस टेक्नोलॉजी की जरूरत है और उसका उपयोग भी किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो मेरा सिर्फ ये है कि हमको बहुत लकीर का फकीर नहीं होना है, हमको ट्रेडिशनल भी होना है। हमारी बहुत अच्छी चीजें पीछे छूट गई हैं, उनको पकड़ने की जरूरत है, लेकिन टेक्नोलॉजी को भी इग्नोर नहीं करना है, टेक्नोलॉजी का सही दिशा में सही उपयोग करना है। सर ऐसा अगर हम कर पाए तो निश्चित तौर पर बहुत सुंदर बात आपने रखी कि हम विज्ञान को भी नकारें ना, और न ही आधुनिकता को नकारें, लेकिन हर चीज का एक संतुलन रखें। अपने इतिहास को भी हम लेकर चलें, अपनी पौराणिक चीजों को भी हम उस तरह से इग्नोर न करें, उन्हें उनको भी उतना ही महत्व दें जो आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, उसको अपनाएं और एक संतुलन बना के रखें। मुझे जो ये बात आपकी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर बात लगी। जैसे अक्सर हम आधुनिकता को नकारते हैं कि नहीं हम पूर्णतः पीछे चले जाएं और उसी तरह का जीवन यापन करें। तो बहुत सुंदर बात ये आपने कही। हमारे युवा साथी जो हमारे जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से इस बात की सराहना करेंगे। वो बहुत डर जाते हैं कि किस प्रकार से हम उस पुराने परिवेश में हम रह पाएंगे या हम रह सकते हैं, ऐसा वो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो ये बहुत सुंदर बात आपने रखी। हम पुनः आएंगे आपके पास। अभी हमारी एक और बहुत महत्वपूर्ण अतिथि, देखिए इनका नाम ही इतना अनोखा है, सर्प मित्र डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी हैं। मैंने जैसा कि पढ़ा है या अपनी दादी माँ से कहानियां सुनी है कि जो हमारी धरती है ये शेषनाग पर टिकी हुई है। तो किसी भी पौराणिक कथा का कोई अर्थहीन नहीं होती, उनका एक महत्व होता है। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष में कहा जाता है कि विष्णु जी का वास होता है, तो इसका भी एक वैज्ञानिक निचोड़ है कि इसलिए कहा जाता है कि उसे काटो ना भाई, उससे ऑक्सीजन आती है। तो उसी प्रकार से हम इसका अर्थ समझना चाहते हैं कि हमारी ये धरती शेषनाग पर टिकी है, अर्थात सर्प का हमारी धरती के संरक्षण में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा भी कहा जाता है पुरानी कहानियों में कि सर्प यदि ना रहे तो धरती ही नहीं रहेगी। तो सर्प और धरती और साथ में मनुष्य का एक बहुत ही सुंदर रिश्ता है, और उस अद्भुत रिश्ते के विषय में हम आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे बीच में है जो हमारे इटावा से बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ के सर्प पर्यावरण संरक्षण में जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आशीष जी कृपया इस बात पर अपने विचार दें। स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लें पहले अपने आप को। अब आ रही है मैडम? जी जी जी, स्वागत। जी ऋचा जी, पहले मैं कहूँगा कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने एक मंच प्रदान किया है सभी लोगों को, और एक बौद्धिक चिंतन जो पर्यावरण संरक्षण जो आपका ये विषय आपने चुना है, वो भी विश्व पर्यावरण दिवस पे आपने जो बौद्धिक चिंतन किया है सभी लोगों को लेकर के, मैं बहुत देर से सभी लोगों को सुन रहा था, बड़े मनीषी विद्वान लोग बोल रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ, क्योंकि जानकारी जो है कभी भी पूरी नहीं होती, किसी की भी जानकारी, और जीवन जो है उसमें हर क्षण हर पल कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे छोटे से सीखे चाहे बड़े से सीखे। तो मैं अभी सीख रहा था आप लोगों से सबसे। बहुत ही विनम्र और बहुत ही सुंदर विचार हैं आपके। अब हम आपसे भी कुछ सीखना चाहते हैं, कृपया। मैं सिखाने नहीं आया हूँ, एक्चुअली मैं अपने बस अनुभव आपसे शेयर करने आया हूँ, अपनी भावनाएं आपसे शेयर करने आया हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके, बड़े दिनों बाद मैंने सबको बिना मास्क के देखा। इस मीटिंग में मैं देख रहा हूँ कोई भी मास्क नहीं लगाए हुए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि हाँ रियल में लग रहा है कि पर्यावरण सुधर गया। जी जी जी, लेकिन आशीष जी, हम बहुत दुख के साथ कहना चाहेंगे कि ये मात्र आभास है। इस आभासी दुनिया में हम बड़े दूर दूर से जुड़े हैं, तो ये एक आभास मात्र है, अन्यथा अभी कष्ट तो जारी है। अभी हमें बहुत थोड़ा सा आप लोगों को हंसाना चाहते थे। निश्चय। जी, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख करके कि आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अभी आपने शुरू में एक बात कही थी कि इन वेबिनार्स का क्या महत्व है। जी 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 जी, आशीष जी बात रखें अपनी। आशीष जी बात रखें अपनी, आप तक आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कि आशीष जी से कनेक्टिविटी हमारी टूट गई है। कोई बात नहीं है, फिर हम जुड़ते हैं, जैसे ही वो जुड़ते हैं हम उनसे। जी मैडम तब तक मैं एक बात और जरा कहना चाहता हूँ। जरूर आप समाज सेवी हैं और
समाज सेवी हैं और पब्लिक के बीच में अपनी बातें रखती होंगी। और चूंकि पीपल की बात अभी आई, पीपल से लोगों को ये है कि ऑक्सीजन अधिक मिलता है, 24 घंटे मिलता है, इस तरह की बात लोग करते हैं। जी जी। लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग गलत कहते हैं। गलत इसलिए कहते हैं कि निश्चित तौर पे पीपल एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्री है, पीपल भी है, बरगद भी है। और ये पीपल, बरगद, ये हैबिटेट है तमाम प्लांट्स के, तमाम एनिमल्स के। तमाम एनिमल प्लांट उस पर रहते हैं, उस पर ग्रो करते हैं, उस पर जीवन बिताते हैं, उसको भोजन मिलता है। ये इस दृष्टिकोण से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण ने पीपल को ही इसलिए शायद पसंद किया होगा कि इसके पास गुण बहुत है। नहीं, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है सर कि मैं पीपल हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। लेकिन बातचीत के दौरान जब लोग ये कहते हैं कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है तो ये कष्टकारी लगती है। इसलिए कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ दिन में होती है, और खासकर ऑक्सीजन निकलने वाली जो बात है वो सिर्फ दिन में ही हो सकती है। उसमें एक स्टेप होता है फोटोलिसिस, वाटर टूटता है तो ऑक्सीजन निकलती है, और ये काम सिर्फ लाइट की उपस्थिति में हो सकता है। इसलिए आपसे भी अनुरोध है, इसलिए कि काफी पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात कभी कभी कर देते हैं। नहीं तो क्या मैं सिर्फ ये बताना मेरा उद्देश्य है। नहीं, ऐसे कई वृक्षों के साथ बात कही जाती है, तो क्या इसमें सत्यता नहीं है? जैसा कि कई वृक्षों के साथ, तो हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसे भी मेरी जानकारी में ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हाँ, ये सही है कि पीपल के पत्तों का जो अरेंजमेंट है, जिस तरीके से पत्ते एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो वहाँ फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है उसकी। वो प्रकाश संश्लेषण ठीक से ज्यादा कर लेता है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन दिन भर में ही दे देता है। लेकिन श्वसन, वो ऑक्सीजन देता है। श्वसन की प्रक्रिया में वो भी वैसे ही है जैसे जिस प्रकार से हम लोग हैं। श्वसन की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण से भिन्न। जी जी, और रात दोनों होता है श्वसन भी। हालांकि प्रकाश संश्लेषण और रात दोनों होता है, लेकिन दिन में सिर्फ ऑक्सीजन निकलती है, ये बात ध्यान रखती है। जी 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 सर। अब आप आगे कार्यक्रम को आगे। नहीं, निश्चित रूप से हमारे साथ डॉक्टर आशीष जी जुड़ गए हैं। क्या आप तक आवाज आ रही है आशीष जी? आशीष जी तक आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फोन आशीष जी को कर लें। मैं इसी बीच जो हमारी एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मैं कुछ अपने स्टार्स की का नाम आप तक प्रेषित करना चाहती हूँ उस मंच के माध्यम से। जो आज हमारे 25 स्टार्स कलेक्ट किए गए, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने साथ ऐसे वृक्षों के साथ तस्वीर भेजी हमें, और उनका एक सुंदर नाम भी रखा, उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह जोड़ा। ऐसे 25 लोगों को हमने स्टार्स की भांति चुना, और 3 हमारे विजेता हैं। तो उन स्टार्स में हम नाम रखना चाहते हैं, नाम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। संगीता जी है, अखंड जी है, राम जी है, चंद्रिमा साहू जी है, नंदलाल जी है, तनिष्का गुप्ता जी है, शिवम सैनी जी है, दीपक वर्मा, विनोद मिश्रा जी, देव ज्ञान शर्मा जी है, शिवाय सौम्या, सुमन शर्मा जी है, सचिन गुप्ता, संगीता जी है, रीमा जी है, मीनाक्षी जी है, रविंद्रनाथ राय जी है, रितिशा कौशल है, सुनील अवस्थी जी है, अर्चना त्रिपाठी जी है, ईशान है, शुभ है। इस प्रकार से हमारे 25 स्टार्स हैं जो आज उन्हें आज के इस आकाश के हम तारे कहेंगे, जो चमचमा रहे हैं और प्रकृति से अपने अटूट प्रेम का संदेश दे रहे हैं संपूर्ण समाज को, और इस भावना को भी प्रेषित कर रहे हैं कि प्रकृति में जो ये हमारे आसपास, जो हमारे घर के अंदर हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ये हमारे लिए परिवार के सदस्य की भांति हैं। इसके बाद में आशीष जी से बात नहीं हो पा रही है, आशीष जी जुड़ भी नहीं पा रहे हैं हमसे। इसी बीच में मैं अब आपके समक्ष प्रश्नों को रखना चाहती हूँ कि मैं आग्रह करती हूँ अपने साथ में जो हमारे साथीगण जुड़े हैं वो हाथ उठा के बताएं कि यदि उनको कोई प्रश्न रखना हो तो वो हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथियों के साथ समक्ष अपने पर्यावरण से जुड़े किसी भी प्रश्न को रखकर उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। सचिन जी, सचिन जी आप अपना प्रश्न रखें।
अपना प्रश्न रखें। जी, प्रश्न रखें। सचिन जी प्रश्न रखें। मैम, ये जो हमारा प्रश्न है डॉक्टर प्रमोद सर से, आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है, बोलिए। मेरा सवाल प्रमोद सर से कि जो है SEAC जो संस्था है, इसके अंतर्गत सर मतलब क्या कार्य होते हैं, कृपया इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताने की कृपा करें। कौन सी संस्था आपने कहा? ये सर आपने लिया है ना कि मेंबर ऑफ SEAC यूपी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर, इसके बारे में थोड़ा सा। SEAC का मतलब होता है, हाँ जी, स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ये भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है 3 साल के लिए। और ये इनफैक्ट हर स्टेट के लिए अलग अलग होती है और हर स्टेट में लगभग 5 से 10 मेंबर होते हैं। उनका काम ये है कि पूरे स्टेट में जो भी डेवलपमेंट का काम होगा, डेवलपमेंट का मतलब जैसे कोई बिल्डिंग बननी है, बड़े बड़े टावर्स बनने हैं, कोई इंडस्ट्री बननी है, डिस्टिलरी बननी है, कोल माइनिंग होनी है, या क्रशर्स वगैरह का है, या पत्थर जहां निकाले जाते हैं, या सैंड माइनिंग जहां होती है, या मेडिकल कॉलेज बनना है, हॉस्पिटल बनना है, ये कोई भी डेवलपमेंट का काम अगर होगा तो सबसे पहले उसके लिए एनवायरनमेंट की NOC ली जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये कमेटी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है। और उसके लिए होता यह है, जिसको भी इंडस्ट्री बनानी है वो एक वहां के एनवायरमेंट की एक रिपोर्ट बनाता है, और उस रिपोर्ट में सारा डिटेल, एयर, वाटर, सॉइल, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सारी चीजें वो देता है। या जो भी वो इंडस्ट्री में जो भी मशीनरी लगाएगा उसके बारे में डिटेल बताएगा, और कैसे बताएगा कि कैसे हम प्रदूषण को कम करेंगे, कैसे हवा साफ रहेगी, कैसे पानी साफ रहेगा, कैसे वहां के लोगों को कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी उस इंडस्ट्री की वजह से। जब वो बताए तो वो कमेटी उसको करती है, वो देखती है और अपनी कंडीशंस या जो सजेशंस है उसको बताती है, उसको इम्प्लीमेंट कराती है कि आपको ये करना होगा। अगर वो एग्री करता है तो फिर उसको क्लियरेंस दिया जाता है कि नहीं, अब आप आगे अपना बिल्डिंग का, इंडस्ट्री का काम शुरू कर सकते हैं। बगैर उसके एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। पहले एनवायरनमेंट के लिए NOC चाहिए, NOC मिलने के बाद ही आगे का काम होता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा प्रश्न था। आप जागरूक हो रहे हैं इस प्रकार से, बहुत सुंदर बात है। प्रकार की जो प्रश्न है ये आपका बता रहा है कि आप निश्चय ही कुछ करना चाह रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से जन जागृति में जुड़ना चाह रहे हैं पर्यावरण के लिए। सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक चीज और बता दूं इसी से संबंधित, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए शायद आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जी जी। उसी पूरी प्रक्रिया में, उस पूरे अप्रेजल की प्रक्रिया में एक चीज होती है पब्लिक हियरिंग। जी। पब्लिक हियरिंग उस प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को कराना होता है जो अपना इंडस्ट्री बनाना चाहता है, और उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल के अधिकारी होते हैं, DM होता है उस जिले का, और कंसल्टेंट जो वो रिपोर्ट बनाता है, उसके सामने ये सारी बात होती है। अगर पब्लिक को कोई दिक्कत है उस प्रोजेक्ट से, उस इंडस्ट्री से, तो वो अपने सवाल करेगी और अपने सवाल का निदान वहां मांगेगी कि आप इस इंडस्ट्री बनने से क्या फायदा, क्या नुकसान है, और कैसे पर्यावरण साफ होगा। इस तरह के पब्लिक को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो पूछ सके, जान सके और सुधार कर सके। जी जी, बहुत सुंदर बात आपने रखी। हमारे साथ विनोद मिश्रा जी हैं, उनके पास एक प्रश्न है। विनोद मिश्रा जी, आप अपना प्रश्न रखें। विनोद मिश्रा जी मिर्जापुर से हैं। आप क्या लग रहा है वजन कीर्तन हो रहा है आज पर्यावरण संरक्षण दिवस के दिन? बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना प्रश्न रखें सर। नमस्कार, स्वागत। हमारी एक जिज्ञासा है कि जब सड़कों का चौड़ीकरण होता है तो सड़क चौड़ीकरण के समय जो वृक्ष थोक के भाव काट दिए जाते हैं ना, जी जी, तो उसकी भरपाई के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना होती है कि उसकी भरपाई कहाँ से की जाए, क्योंकि नए तैयार होने में कितने समय लगे?
मैं समझ पा रही हूँ प्रश्न। मैं अपने अतिथियों के साथ समक्ष इनका प्रश्न रखना चाहती हूँ कि इनका कहना है कि जब हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि विकास कार्य भी आवश्यक होते हैं, तो जब हम मजबूरी के कारण एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में वृक्षों की कटाई या कुछ इस प्रकार की चीजें देखते हैं, तो हम क्या ऐसा करें या किस प्रकार से हम उन वृक्षों की भरपाई कर पाए। और इनका ये भी प्रश्न है, ये भी ये जानना चाहते हैं कि कोई एक वृक्ष यदि हम काटते हैं, चाहे वो पीपल का है, एकदम पूरा विशाल वृक्ष, तो उसके अपेक्षाकृत एक उस वृक्ष को काटने के में हमें कितने ऐसे वृक्षों को लगाना पड़ेगा जो उसकी भरपाई कर पाएंगे आने वाले समय में। ऐसा इनका प्रश्न है विनोद जी का। आप कृपया हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं सर, आप का यदि समय मिले तो आप इस बात को सुने और रखें प्लीज। आप तक प्रश्न पहुंचा? हाँ जी जी, आप तक प्रश्न पहुंचा सर? हाँ, ये जो वृक्षों की जो कटाई का जो मामला है जी जी, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है जी, और इसकी जो संस्थाएं जो बनी हुई हैं, जिनको इससे ग्रीवेंसेस होता है या जो प्रोजेक्ट जब अप्रूव होता है तो उसी के अंदर आ जाता है ये। जी, जब ऑब्जेक्शन होता है तो ये ट्राइब्यूनल में जाता है, जो अपने जो दिल्ली में जो ट्राइब्यूनल है, जो फिर ये हाई कोर्ट में जाता है। ये तो मैटर ये नहीं, ये पब्लिक जो से रिलेटेड है, तो ये अलग अलग संस्थाओं में जाता है और वहां पे इसका निवारण होता है। नहीं, यदि आम जन चाहे, जैसे किसी के घर के आसपास वृक्षों को काट कर यदि समतल किया गया, और तो वो किस प्रकार से उनकी भरपाई कर सकता है, या कुछ इस प्रकार से आप कुछ विचार उनका? नहीं, कोई वो जैसे अगर नहीं, क्या सरकार के पास आवेदन करके या कुछ उनसे मदद लेकर? हाँ, जैसे आपके शहर में आपके घर के बाहर एक बड़ा वृक्ष है, उसका तना आपके घर में आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है और उसकी खतरा आगे जाके खतरा पैदा करेगा। वो अगर उसका तना गिर जाए तो आपके यहाँ नुकसान हो जाएगा, तो आप अपनी म्युनिसिपैलिटी को अप्रोच करके उनको बता सकते हैं, तो वो उसका निवारण करेंगे। जी जी जी। अगर वो नहीं करते हैं तो आप कलेक्टर के ऑफिस में भी इसका आवेदन दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो अपने आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मीनाक्षी जी, आपके पास फिर कोई प्रश्न था? आपके पास कोई प्रश्न था? हाँ, मेरा प्रश्न था, जैसे हम लोग पौधे की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वन्य जीवों का भी तो संरक्षण उसी में आता है ना? नहीं, हमने आज तो बात ही रखी है पंचतत्व संरक्षण की, और पंचतत्व से तो संपूर्ण विश्व बना है। ये धरती माँ और आकाश, अग्नि, ये सब कुछ मिलाकर ये पूरा सृष्टि है। तो आप किसी भी प्रकार के संरक्षण का प्रश्न यहाँ रख सकती हैं, और उस पे हमारे जो भी अतिथिगण हैं वो आपको निश्चित रूप से कुछ बेहतर सुझाव देंगे। हाँ, तो जैसे कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे पेपर में कि गौरैया और कौवे दोनों जो हैं विलुप्त होने वाले हैं, तो उनके संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है? मैं प्रमोद कुमार सर से आशा है मेरा कि आप कृपया उत्तर दें इनका। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें अपने आप को। प्रकृति ने जितने भी जीव बनाए हैं सबका अपना महत्व है। सारे जीव उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना ह्यूमन बीइंग, जितना हम इम्पोर्टेंट है उतना ही गौरैया इम्पोर्टेंट है और उतना ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबका बने रहना बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम में चेन होती है और वो चेन मेंटेन तभी रहेगी जब सारे बने रहेंगे। और सवाल आपका बहुत वाजिब है कि गौरैया और कौवे ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। निश्चित तौर पे एक समय था कि गौरैया बहुत विलुप्त प्राय हो चुकी थी, लेकिन अब स्थितियां कुछ सुधरी हैं। आपके उत्तर से पूर्व मैं एक प्रश्न इसमें और जोड़ देना चाहती हूँ कि क्या इनका भी प्रभाव पड़ता है सृष्टि के इस जीवन जो चक्र है हमारा, और हमारा जो ये पर्यावरण चक्र है, क्या इस पर इनका प्रभाव पड़ता है? जो हमारे इस प्रकार के जीव जंतु विलुप्त हो जा रहे हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो क्या इसका असर पड़ता है? मैं आपका आशय समझ गया। जी सर, जितने जीव हैं, मैंने शुरू में ही कहा कि सभी इम्पोर्टेंट हैं और सबको प्रकृति ने, हो सकता है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट ना हो, कुछ जैसे तमाम इंसेक्ट ऐसे हैं, मच्छर हम कहते हैं कि कोई इसकी क्या जरूरत है। जी जी, लेकिन ऐसा नहीं, सारे जीव इम्पोर्टेंट है और कोई दूसरा जीव उसकी जगह नहीं ले सकता।
जी। ऐसी स्थिति में अगर कोई एक प्राणी विलुप्त होता है तो एक चेन पूरी बन जाती है विलुप्त होने वाले प्राणियों की। और इसलिए कि ईट एंड बीइंग ईटन का कॉन्सेप्ट है, खुद खाया जाता है और खुद वो किसी को खाता है, ये एक चेन है इकोसिस्टम की। तो उसमें अब गौरैया की जहां तक बात है, गौरैया तमाम ऐसे कीट पतंगों को खाती है, गौरैया तमाम पॉलिनेशन का काम करती है। सीड्स बनने के लिए गौरैया के द्वारा पॉलिनेशन करना बहुत जरूरी है। गौरैया गौरैया के और तमाम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंसेस हैं, लेकिन ये है कि अब इसी तरह जैसे क्रो की बात है, कौवे की बात हम करते हैं, तो कौवा बहुत बड़ा नेचुरल स्कैवेंजर है, प्रकृति का जमादार है वो एक तरीके से। और ये सारे विलुप्त हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए विलुप्त हो रहे हैं कि इनके, देखिए कोई भी प्राणी विलुप्त तब होता है जब उसको या तो रहने की दिक्कत हो, या खाने की दिक्कत हो, या उसके दुश्मन बहुत हो जाए। ये तीन बहुत प्रमुख कारण समझ में आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने उनके हैबिटेट को बर्बाद किया है। गौरैया कहाँ रहती थी? हमारे घरों के छज्जों में रहा करती थी, और अब ऐसे छज्जे कहाँ हैं? पहले घर की औरतें बाहर, पहले घर की औरतें चावल डाल दिया करती थी, सुबह होते ही नहाने के बाद बाहर चावल डाल दिया, कुछ गौरैया आगा के चुनती थी। लेकिन अब वो सारी चीजें एकदम खत्म हो गई। कहीं गौरैया का घोंसला आपके घरों में पहले बना करता तो वो सारी चीजें अब नहीं दिखती हैं। इसका मतलब उनके हैबिटेट का लॉस हमने कर दिया है। कुछ थोड़ा ये जो तमाम टावर्स लग रहे हैं, कुछ सिग्नल्स वाले जो टावर हैं, कुछ रेडिएशंस का भी इम्पैक्ट है इनके ऊपर, और इसका भी थोड़ा असर है। और ये कहने का मतलब उनका एक तो हमको पहले तो हैबिटेट उनको देना है, प्रॉपर हैबिटेट, और उनके प्रेडेटर्स अगर बहुत, चूंकि हमने प्रकृति के साथ इतना ज्यादा छेड़खानी कर दी है कि जो बैलेंस है थोड़ा डगमगा सा गया है। अगर उसी को हम फिर से सुधार पाने की स्थिति में हो जाए, उनके लिए वैसा हैबिटेट, वैसा क्लाइमेट, वैसी कंडीशन दे पाए, तो निश्चित तौर पे सुधार होगा। और गौरैया में बहुत अच्छा सुधार हुआ है इस दौरान। अभी पिछले 4-5 सालों में जब से गौरैया दिवस सरकार मना रही है कायदे से, और वन विभाग भी इसमें लगा हुआ है, और मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीजों को, गौरैया की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और कभी कभी होता यह है कि कुछ चिड़िया माइग्रेट भी कर जाती है, कौवे या तमाम गिद्ध, ये इनके अंदर माइग्रेट करने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है। तो कभी कभी किसी पॉकेट में वो नहीं दिखते हैं, कहीं किसी पॉकेट में बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो इस आधार पे ये कह देना कि ये खत्म हो गया, ये ठीक नहीं है, या कम हो गया। बहुत सुंदर बात आपने रखी सर। सबसे जी सर, मैं आग्रह करना, मुझे लगता है कि मीनाक्षी जी को आप संतुष्ट होंगी। मैं आग्रह करना चाहती हूँ अपने अन्य जुड़े हुए श्रोतागणों से या दर्शकगणों से, जो आप के मन में यदि कोई दुविधा हो या कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। क्या किसी के मन में कोई दुविधा है या कोई प्रश्न है? चलिए, मुझे लग रहा है कि सभी संतुष्ट हैं इस वेबिनार से। और प्रमोद जी से मेरा इसी प्रश्न के जैसे ही एक प्रश्न है, क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और वो बैंगलोर में काफ़ी ऊंचे अपार्टमेंट्स हुआ करते थे, वहाँ कबूतर बहुत आते थे। तो लोग कहते थे कि जो कबूतर का जो वेस्ट होता है, पॉटी करता है और ये सब, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इसलिए लोग कबूतर भगाने लगे थे। तो क्या ऐसा होता है कि कबूतर के वेस्ट से बहुत सारी बीमारियां जो हैं ब्रीदिंग की और ये सब ह्यूमंस को होती हैं? मुझे लग रहा है कि कनेक्टिविटी उनसे नहीं हो पा रही है। रमाकांत सर जी, आप क्या इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं? आप आवाज आ रही है आप तक? बताइए। प्रमोद जी से हम जुड़ गए हैं। जी 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 सर, दो पंक्तियों में मैडम को आप उत्तर दें इसका, और फिर हम आगे वेबिनार को बढ़ाएं। हाँ, मैडम का सवाल जरा एक लाइन में फिर से आप बता दें मुझे। सवाल एक बार फिर से बता दीजिए। बताएं मैडम। जैसे आजकल हम लोग ऊंचे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो वहाँ पे कबूतर बहुत आते हैं, और वो खिड़की पे या छज्जों पे आकर के रहते हैं, और वहीं पॉटी करना और सब कुछ उनका होता है। तो लोग कहते हैं वो ड्राई होकर के जो है, और बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम उससे होती है, हवा में जब वो
सांस लेने में जाती है। तो ऐसा होता है क्या? इनका प्रश्न है कि जो भी ऐसी विष्ठा होती है जो पक्षियों की, क्या उससे प्रदूषण फैलता है? मुझे लग रहा है कि आवाज, रमाकांत सर आप अपना अनम्यूट करें वीडियो। हाँ जी रखें। क्या पक्षियों की विष्ठा से भी प्रदूषण फैलता है? इस प्रकार का प्रश्न है मीनाक्षी जी का। आभासी पटल की अपनी सीमाएं हैं। निश्चित रूप से हम एक दूसरे से जुड़ तो जाते हैं, एक दूसरे के हाव भाव भी देख पाते हैं, लेकिन हम पूर्णतः नहीं जुड़ पाते हैं उस प्रकार से। हम कहीं ना कहीं उस अभाव को महसूस कर रहे हैं इस पटल पर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आप बताएं, आप रखें। मैं जो बता रहा था आपको कि मैं तो साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ और मेरा इस विषय पे कुछ ज्यादा कोई शोध भी नहीं किया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने इसके ऊपर कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप कबूतर को दाना वगैरह नहीं डालेंगे। अच्छा। ऐसे बाकी कोई मुंबई महानगर पालिका ने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन ये कबूतर की समस्याएं हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि बड़े बड़े अपार्टमेंट में जाली लगाते हैं, छोटी छोटी जालियां लगाते हैं जिससे कबूतर अंदर नहीं आ सकता। जी। तो उससे क्या होता है कि जनसंख्या, उसमें कबूतरों की जनसंख्या कम हो गई है, खास करके टावरों में जहाँ पे जाली लगी हुई है। जी। तो ये एक निवारण है। बाकी इसको जो साइंस सोच का विषय है और ये अभी इसका कोई मेरे नॉलेज में नहीं है ये। तो ये ऐसा कुछ सांसों की बीमारी है वगैरह, ये इसके बारे में मुझे ख्याल नहीं है ऐसा कुछ। और मैं वैसे भी मेरी इसमें ये साइंस का विषय है, जो प्रमोद जी ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। नहीं निश्चय ही मुझे ऐसा बात हो रहा है कि ये शोध का विषय है, लेकिन हम तब भी जब तक पूर्णतः शोध नहीं, देखिए कबूतर का अपना एक महत्व है मेरे हिसाब से, जितना मैं ज्ञान रखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको नुकसान न पहुंचे इस प्रकार की व्यवस्था करके अपने आप को बचाया जा सकता है। जैसा कि प्रमोद जी ने कहा था अभी कुछ देर पहले कि प्रत्येक जीव इस पर्यावरण में उसका एक महत्व है, उसकी एक महत्ता है, वो सृष्टि का एक कारक है। और यदि वो जाएगा, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो गौरैया हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई कीट पतंगा हो, सबका महत्व है। और यदि वो विलुप्त हो रहा है तो निश्चय ही सृष्टि को इसका नुकसान, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हम मनुष्यों को इसका भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबके संरक्षण के लिए हमें यही है कि जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनानी होगी और उन्हें भी जीने का मौका देना होगा। साथ में अपने को बचाना होगा कि भाई हमारा यदि घर ऐसा है तो हम उसमें सुरक्षा के उपाय करें। सही है जी। तो अब हम आते हैं अपने बहुत ही सुंदर कार्य पर। अब वो कार्य है आज के नाम की घोषणा करना, जो पूर्व में हमारी एक अभियान हुआ था। तो उसमें हमारे सर्पमित्र महोदय जो है उनसे तो हमारा जुड़ना नहीं हो पाया, उनके सुंदर वचन हम नहीं सुन पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन चलिए फिर कभी, लेकिन उनको जो करना था वो मैं उनका कार्य करना चाहती हूँ। तृतीय पुरस्कार मैं तृतीय से शुरू करती हूँ और हमारे जो अतिथिगण है वो द्वितीय और प्रथम की घोषणा करेंगे। तृतीय पुरस्कार हमारे आज के इस अभियान का, इसमें ये पुरस्कार जाता है मथुरा से चंद्रवती शर्मा जी को। और हम चंद्रवती शर्मा जी सुने। लगाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे हाथ में अजवाइन का पौधा है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, पेट के काजे बहुत अच्छा रहता है। मुझे शौक से ज़्यादा पौधा लगा रखे हैं अपने घर में। कोड़ेर का है, चंपा का है, चमेली का है, एलोवेरा का है, सहसूत का है, बेर हैं, जामुन हैं, बहुत पौधे लगे हुए हैं। आप सब अपने अपने घर में पौधा लगाएं और पृथ्वी को हरा भरा रखें। ऋचा बेटी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहुत ही सुंदर संदेश इनसे हमें प्राप्त होगा और ये तृतीय पुरस्कार के लिए हम सभी उनको बधाई प्रेषित करते हैं इस मंच से। वेबसाइट के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि सभी अपने हाथों से आवाज़ी तालियां बजा दें जो उन तक पहुंचे, और वेबसाइट में के माध्यम से उन्हें हम सर्टिफिकेट और उनका पुरस्कार उनके घर तक प्रेषित करने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। और बहुत सुंदर बात, द्वितीय पुरस्कार की घोषणा हमारे डॉक्टर प्रमोद सर करेंगे। मैं थोड़ा सा जी आप तक मेरी आवाज आ रही है प्रमोद सर?
जी जी आ रही है, और आप ही कर दें मैडम घोषणा, तो आप ही कर दीजिए। तो क्लैपिंग कर दे रहे हैं। नहीं, हम आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहते हैं सर, कृपया घोषणा करें द्वितीय पुरस्कार की। नाम मेरे पास हो तो मैडम क्या करें? जी जी, व्हाट्सएप पे आपके नाम प्रेषित हुआ है, आप ध्यान दें। अच्छा 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 जी। सर अभी आया नहीं है। अच्छा चलिए, मैं ही घोषणा करती हूँ। आज लगता है मेरा ही दिन है। अरे नहीं, मेहनत आपने की है तो घोषणा भी आप ही कर रहे हैं। चलिए, हमारी बहुत ही सुंदर कोर कमेटी ने बहुत ही बेहतरीन मैसेजेस और बेहतरीन जो नाम है वो, अच्छा मैं ये बताना चाहती हूँ, अभी जो चंद्रवती शर्मा मैम जी थी, उन्होंने अजवाइन को सुगंधा नाम दिया था। और दूसरी हमारी विजेता है, बहुत ही सुंदर बात है कि आज तीनों विजेता हमारी महिलाएं हैं, और दूसरी हमारी विजेता है वो हमारे समक्ष है, इटावा से मंजू भदौरिया। स्वागत है, मुझे लगता है वो जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं मंजू भदौरिया। आज हम बात करते हैं पौधों की, वो पौधे जिनमें संजीवनी है, प्राणवायु है, मित्रता है और बहुत कुछ है। मुझे पसंद है तुलसी का पौधा, और मैंने इसका नाम भी रखा है दिव्या, क्योंकि तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है। साथ ही वैदिक धर्म में भी इसकी एक अलग ही मान्यता है। हर पूजा में हम लोग तुलसी को एक विशेष स्थान देते हैं। साथ ही यह पौधा जहाँ भी होता है वहाँ पर बीमारियाँ नहीं आ सकती। बहुत अच्छी पहल है ये समारंभ की, आगे भी ये ऐसे आयोजन करते रहें। बहुत बहुत मुबारक हो मंजू भदौरिया जी को, जिनके बहुत ही सुंदर संदेश से हम कृतार्थ हुए। मुझे लगता है हाँ जी जी जी, आप यहाँ जुड़ी भी हुई हैं। हम चाहते हैं कि आपके दर्शन भी हो, और बहुत ही सुंदर और नेक विचार रखे आपने तुलसी के पौधे को दिव्या नाम दिया, और हम सब उससे लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार से यदि हम किसी भी पौधे को यदि अपने परिवार के सदस्य की भांति समझने लगे, तो निश्चय ही एक समय आएगा जब हम सृष्टि को वो सुंदर दिन दे पाएंगे, वो सुंदर प्रकृति से हम उसी सुंदर प्रकृति, उसी सुंदर धरा से हम जुड़ पाएंगे। मंजू जी, बहुत बहुत आपको बधाई इस पुरस्कार हेतु, और आप तक जल्दी हमारी तरफ से जो भी छोटा योगदान है हमारी तरफ से आप तक पहुंचेगा, और आप इसी प्रकार से सुंदर संदेश देकर और जागरूक करते रहे नवयुवकों को, नवयुवतियों को, यही हमारा आग्रह है। धन्यवाद ऋचा जी, बहुत अच्छा प्रयास रहता है आपका। आप हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ सोचती हैं और अच्छा सोचती हैं, और सबसे अच्छी चीज होती है पहल करने की, और आपकी पहल सराहनीय रहती है, प्रशंसनीय रहती है। आप जो एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं उसके लिए तहे दिल से आज शुभकामनाएं लेने का आपका दिन है। आप पूर्णतः से हमारी बहुत ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं लें और अपने कार्य को प्रगति पर ऐसे ही जारी रखें। शिक्षक हैं हम लोग, उनका काम है कि छोटे से उदाहरण देकर समाज में लोगों को अपने पीछे आने के लिए प्रेरित करें, कि वो भी कुछ सीखें और उसकी तरफ चलें। क्योंकि जैसा कि महामारी ने सबको एक संदेश दे दिया है कि अभी लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत तो ये प्रकृति है हमारे पास, और हम लोग उसके प्रति इतने उदासीन हैं। तो बहुत बड़ा संदेश लेने का ये समय है। अगर अभी भी नहीं ले पाए हम लोग, तो शायद कभी नहीं ले पाएंगे। नहीं, बहुत बहुत सुंदर आपने बात रखी, और हम आपके बहुत आभारी हैं। आप इसी प्रकार से प्रकृति के लिए और समाज के लिए कार्य करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करती हूँ पारिक सर से कि आप प्रथम पुरस्कार की घोषणा करें, और प्रथम पुरस्कार किनको प्राप्त हुआ है ये आपके मुख वचन से हम सुने। प्रथम पुरस्कार जिनको मिला है उनका नाम है डॉक्टर गीता प्रभाकर। बहुत ही शानदार। हम डॉक्टर गीता मैम को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनके माध्यम से इस मंच को ये मंच शोभायमान हुआ और हमारे संपूर्ण समाज को एक संदेश पहुंचा। बहुत बहुत बधाइयाँ मैम, और पता नहीं वो जुड़ी भी हुई है कि नहीं, मैं उनके संदेश को आप तक पहुंचाती हूँ। Hello friends, this is Geeta Prabhakar and this is my lovely dream club.
I love this plant because it's a low maintenance plant. It can be grown both indoors and outdoors. It can also be shaped into a bonsai plant. That's why I call it my evergreen bride. आज के पर्यावरण दिवस के शुभकामनाएं हैं आप सबको. I am a plant lover too. बहुत सुंदर डॉक्टर गीता मैम के शुभ वचन हमने सुने और हम चाहते हैं कि हमारे पटल पर सभी लोग उन्हें बधाई दें और तालियां बजा के उनका स्वागत करें. आज के हमारी प्रथम पुरस्कार विजेता इस प्रकार से वो पौधों से प्रेम करती है कि पौधों के बिना उन्हें जीवन में रस नहीं मिलता. वो पौधों के लिए पौधों को अपने बच्चों जैसा प्रेम करती हैं, अपना स्नेह देती हैं. वो अभी हमें वीडियो में भी नजर आ रहा था और बहुत बधाई. और इस प्रकार के अभियान में आपने हम सबका साथ दिया, हमारा मनोबल बढ़ाया, हमें प्रेरणा दी. इस हेतु हम बहुत आभारी हैं. मुझे लगता है मैम भी जुड़ी हुई है. मैं उनको सुनना चाहती हूँ. आदरणीय मैम को बहुत बहुत नमस्कार. आप बहुत बधाई है आपको. आज की विजेता के रूप में हम आपका सम्मान करते हैं. हमारा सौभाग्य है कि आपका कार्य और हमको बहुत फायदा हुआ है. इतने अच्छे पॉइंट्स सीखने का और ज्ञान प्राप्त करने का. तो हम बहुत आपके लिए आभारी मैम. सो मच मैम. आपके पौधों के प्रति जो प्रेम है और आपका जो दृष्टिकोण है वो हम सभी उससे कुछ न कुछ मनोभाव ग्रहण करें तो निश्चय ही सृष्टि का कल्याण होगा. आपके माध्यम से हमें बहुत सुंदर संदेश प्राप्त हुआ और आपको बहुत बधाइयां आज के पुरस्कार की प्रथम विजेता होने के लिए. एक्सपीरियंस एक्चुअली आई एंजॉय इट थॉरली. बहुत आभार मैम. थैंक यू धन्यवाद. और मैं चाहती हूँ हमारे श्रोतागण यदि कोई प्रश्न किसी के मन में रह गया हो तो वो निश्चय ही अपने प्रश्न को रख सकते हैं और नहीं तो हम अपने कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हैं. अंत नहीं कहेंगे, अंत नहीं, अनंत की ओर ले जाते हैं. इस कार्यक्रम के बाद हम अपने मन मस्तिष्क में अनेकों कार्यक्रम उत्पन्न करेंगे और उसके माध्यम से प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त करते रहेंगे. लेकिन मैं जिस प्रश्न से शुरू की थी, मुझे लग रहा है किसी के पास प्रश्न अभी नहीं है उपलब्ध, सभी संतुष्ट हैं. तो मैं जिस बात से शुरू की थी उस बात पर पुनः आती हूँ कि क्या इस तरह के कार्यक्रम हमारे इस प्रकार की कोई भी हमारा जो मंच है, कोई भी मंच जिस पर हम जुटते हैं और ये फलीभूत होते हैं. इसी प्रश्न से मैंने शुरुआत की थी और अंत भी इसी प्रश्न के उत्तर से करूंगी और अपने माननीय विशिष्ट अतिथियों से जो है हमारे, उनसे ये आग्रह करूंगी कि आप एक पंक्ति में इस बात को रखें और बताएं कि क्या ये इस प्रकार के मंच मानसिक जागरूकता को उत्पन्न करते हैं. क्या हम इन मंचों पर एकत्रित होकर कुछ भी समाज के कल्याण के लिए कर पाने में सक्षम हो पाते हैं? क्या हम उदाहरण बना पाते हैं? सर क्यों नहीं जी, बहुत सुंदर उत्तर है. क्यों नहीं? मैंने विचार से ही किसी भी विषय में या किसी भी कार्य में शुरुआत होती है विचार से. उसके बाद में हम क्रियान्वयन पे आते हैं, उसके बाद में हम उसे खत्म करते हैं. तो ये जब विचार ही नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? तो ये विचार ही सब कुछ है. विचार से ही सब सबसे बड़ी जो हमारे दिमाग की जो सबसे बड़ी खामियां जो हैं वो हमारे बौद्धिक से ही उत्पन्न होती है. हम जैसे जैसे हमारा बौद्धिक विकास होता जाता है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं. निश्चित रूप से सर, बहुत आभार. आपने बहुत ही सुंदर बात कही और आपने मेरे ही शब्द ले लिए. मैं भी इस पूरे कार्यक्रम के उपरांत मैं इसी बात पर पहुंची थी कि विचार की जो शक्ति होती है, मुझे लगता है वो सबसे शक्तिशाली होती है. क्योंकि ये एक ऐसा अंग, ये एक ऐसी भावना है मस्तिष्क की जिसका उम्र के साथ मुझे लगता है मृत्यु तक जिसका विकास होता ही रहता है. शरीर का विकास रुक जाता है, उसका क्षय होने लगता है, लेकिन बुद्धि एक ऐसी चीज होती है जिसका विकास लगातार निरंतर होता ही रहता है. और उस बौद्धिक क्षमता पर यदि हम प्रहार करें, यदि वहां पे कहीं कुछ त्रुटियां हैं, कहीं कुछ समस्या है और यदि हम उसका निदान कर पाए, यदि हम सकारात्मक
बातों के किसी मंच को साझा करें तो निश्चित रूप से ही छटाक भर ही सही, लेकिन परिवर्तन मस्तिष्क में होता है। और उसके उपरांत यदि कभी कोई हम उससे संबंधित किसी कठिनाई में पड़ते हैं या किसी ऐसी जगह पर आते हैं जहां उसी तरह की किसी समस्या के से हम रूबरू होते हैं, तो निश्चय वो मंच पे बातें जो हुई होंगी या जिससे हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न हुए होंगे, वहां से वो भावना, वो उस समस्या का निदान पहुंचता है, प्रेषित होता है। बहुत सुंदर बात कही सर आपने, और मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपकी कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय हम सभी को दिया। और इस विचार गोष्ठी में, इस वेबिनार में आपके जो माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ संदेश, जो आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, वो हमें जीवन पर्यंत मार्गदर्शन देगा और हम उससे प्रेरणा लेते रहेंगे। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। साथ ही हम गाजीपुर से जुड़े हमारे प्रमोद मिश्रा सर का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आज इस मंच पर भी एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया और उन्होंने हम सभी छात्रों को बहुत सुंदर ज्ञान प्रेषित किया। और हम एक होमवर्क की भांति, हम उसको गृह कार्य की भांति अपने मन मस्तिष्क में जमा कर लेंगे और निश्चय ही शायद इस प्रेरणा से हम समाज हित में कुछ कर पाए या कुछ कर गुजरने की हमारे मस्तिष्क में धारणा बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा सर। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे तीसरे विशिष्ट अतिथि का, जिनका तकनीकी कारणों से जिनकी बातें हम नहीं सुन पाए, लेकिन चलिए फिर हम कभी सही उनकी बातें सुनेंगे। और उनकी बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, उस पर भी जरूर हम कहीं ना कहीं उसका अध्ययन करेंगे कि सर्प भी हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, जो अक्सर सर्पों को मार दिया जाता है या किसी भी जीव जंतु को मार दिया जाता है। इसी के साथ मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। सभी श्रोतागण ने बड़े धैर्य के साथ इस पूरे मंच पर अपनी बात सुनी और समझी, हम सबसे प्रश्न किए, हम सबसे जुड़े रहे। साथ ही पुनः मैं बधाइयां प्रेषित करती हूँ अभियान में जो भी हमारे आज के विजेतागण हैं उनको पुनः, और सभी को बहुत सारा धन्यवाद और आभार प्रेषित करते हुए आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।